हेलो प्रिय छात्राओं, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट की फिलॉसफी की जो क्लास है वो हम शुरू करेंगे। फिलॉसफी जो शब्द है ये ग्रीक शब्द से बना है। दो ग्रीक शब्द मिलकर के ये बना है, फाइलन एंड सोफिया। फाइलन का अर्थ है प्रेम और सोफिया का अर्थ है विजडम। तो हम ये कह सकते हैं कि फिलॉसफी का अर्थ ज्ञान के प्रति अनुराग या ज्ञान के प्रति प्रेम से लिया गया है। जब हम इसको भारतीय परिप्रेक्ष्य के अंदर देखते हैं तो इसे हम दर्शन शास्त्र कहते हैं। दर्शन से तात्पर्य यहाँ पर किसी भी पदार्थ या किसी भी तत्व के दर्शन की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, यानी देखने से लेकर के हम इसको प्रारंभ करते हैं दृष्टि से कि हम क्या चीज़ देख सकते हैं या किस चीज़ का हमें ज्ञान प्राप्त हो सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि मूल रूप से आत्म तत्व या आत्मा की दर्शन की बात यहाँ पर की जा रही है। ये तो मनुष्य के संबंध में ये बात हुई। इसके अतिरिक्त जैसे हम देखते हैं कि इस जगत की जब हम बात करते हैं तो इस जगत से संबंधित हमारे बहुत सारे प्रश्न होते हैं कि ये जगत कैसे बना, इसको किसने बनाया, इसमें जो ऑर्डर या जो व्यवस्था दिखाई दे रही है इस व्यवस्था को किसने इसके अंदर सृजित किया है। तो एक प्रकार से हम ये देख सकते हैं, जैसे सपोज करिए कि आप कहीं जा रहे हैं और आपको कोई घड़ी मिलती है, तो आप ही उससे अनुमान लगा सकते हैं कि इस घड़ी का निश्चित रूप से कोई मैकेनिक रहा होगा जिसने, या कोई इंजीनियर रहा होगा जिसने इसको एक सिस्टम के अकॉर्डिंग एक व्यवस्था इसको प्रदान करी है और इसने इसका निर्माण किया है। ठीक इसी प्रकार से ठीक इसी प्रकार से जब हम इस यूनिवर्स को देखते हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड को हम पाते हैं, तो इसके अंतर्गत हर एक जो घटनाक्रम घटित हो रहा है वो एक व्यवस्थित रूप से वो घटित हो रहा है। तो इसके लिए एक बड़ा कारण हमें चाहिए, और वो बड़ा कारण क्या हो सकता है जिसने इस संपूर्ण विश्व को, संपूर्ण यूनिवर्स को, संपूर्ण ब्रह्मांड को एक इसमें व्यवस्था उत्पन्न की है। तो वो कारण इस जगत से, इस ब्रह्मांड से भी और बड़ा होना चाहिए, क्योंकि वो एक इसका क्रिएटर है, इसमें एक व्यवस्था प्रदान करने वाली सत्ता है, और वो सत्ता निश्चित रूप से कोई एक सुपर नेचुरल पावर होनी चाहिए। तो वो सुपर नेचुरल पावर को हम क्या कहेंगे? ईश्वर या गॉड। तो ये भी एक सत्ता किस प्रकार की है? एक तो हुई आत्मा यानी आत्म तत्व, जब हम इंसान की बात कर रहे हैं। दूसरा हम देखते हैं कि ईश्वर जिसने इस जगत का निर्माण किया, इस संपूर्ण ब्रह्मांड का, यूनिवर्स का निर्माण ईश्वर के द्वारा किया गया। तो दर्शन से तात्पर्य स्वयं को अपने अल्टीमेट प्रूफ के अंतर्गत एक सत्ता के रूप में, एक ऐसी कॉन्शियस बीइंग, एक चेतन सत्ता के रूप में स्वयं को पहचानना, ये आत्म तत्व, आत्मदर्शन की बात यहाँ पे आती है। कुछ समय पहले तक या अभी भी आप देखते होंगे कि एक दूरदर्शन नाम से एक चैनल, हमारे सरकार का चैनल चलता था। उसका कार्य क्या था कि दूर स्थित जो भी वस्तुएं हैं, जैसे टेलीविजन होता है कि दूर स्थित जो वस्तुएं होती हैं उसको, या जो भी सत्ताएं होती हैं उन्हें हमारे समक्ष लाके वो प्रस्तुत कर देता है। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि दर्शन शास्त्र की भी कुछ शाखाएं हैं, और उन शाखाओं के अंतर्गत हमें अलग अलग प्रकार से विषय वस्तु कौन कौन सी हम उसका अध्ययन करेंगे, उसके बेसिस के ऊपर उनका बाइफर्केशन किया गया है। और इसकी जो कोर फिलॉसफी है उसके अंदर सबसे पहले हम लाते हैं मेटाफिजिक्स।
मेटा का अर्थ यहां पर लिया गया है जो परे है, जो उससे बियॉन्ड है। और फिजिक्स, भौतिकी या फिजिकल ऑब्जेक्ट्स जो इस जगत के अंदर टाइम और स्पेस के रिलेटिव, दिक् और काल के सापेक्ष जिसकी सत्ता है, उसको हम फिजिक्स के अंतर्गत रखते हैं। फैक्ट्स अर्थात तथ्य। तथ्य उसको कहेंगे जो इस जगत में स्थित हैं और तथ्यों के ऊपर ही हमारे कथन आधारित होते हैं, अर्थात वो सत्य होंगे या असत्य होंगे। जैसे मैं कहता हूं कि ये एक सफेद बोर्ड है, तो मेरा स्टेटमेंट, मेरा जो कथन है वो क्या होगा, वो सत्य है, क्योंकि वो यथा तथ्य है, तथ्यों के अनुसार हमने इसका वर्णन किया है। और अगर मैं कहता हूं कि ये एक लाल रंग का बोर्ड है, तो मेरा कथन कैसा हो जाएगा, वो असत्य कथन होगा, क्योंकि वो तथ्य के अनुसार नहीं है। तो इस प्रकार से हम ये पाते हैं कि हमारे कथन सत्य या असत्य होते हैं, और वो सत्य असत्य किस प्रकार से होंगे कि यदि वो तथ्यों के अनुरूप होंगे तो हम उसको सत्य कहेंगे, और अगर तथ्यों के अनुरूप नहीं होंगे तो वो असत्य होंगे। मेटाफिजिक्स के अंतर्गत हम उन तथ्यों का, उन फैक्ट्स से जो परे, जिसको हम केवल इस जगत के संदर्भ में देख रहे हैं, उनसे परे जो सत्ताएं हैं, उनका जब हम अध्ययन करते हैं तो उनको हम तत्व मीमांसा या मेटाफिजिक्स के अंतर्गत मानते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आत्मा जो है वो एक निश्चित समय के अंदर नहीं है, ना ही एक निश्चित स्पेस उसके द्वारा ऑक्यूपाई किया गया है, इसलिए ये एक मेटाफिजिकल ऑब्जेक्ट के रूप में या एक सत्ता के रूप में हम इसको देख रहे हैं। इसी प्रकार से ईश्वर भी किसी एक निश्चित समय और किसी एक निश्चित स्थान के ऊपर उससे वो बंधा हुआ नहीं है, इन लिमिटेशन से वो गवर्न नहीं होते हैं। तो इसी प्रकार से ईश्वर भी क्या है, एक अति प्राकृतिक सत्ता के रूप में हम उसको मेटाफिजिकल एंटिटी के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। ठीक है, तो ज्ञान में इसके बाद में आता है, पहला तो हो गया हमारा दर्शन शास्त्र की जो फर्स्ट ब्रांच है, कोर फिलॉसफी जिसको हम कहते हैं, वो है मेटाफिजिक्स। और उसके बाद में आती है हमारी ज्ञान मीमांसा यानी एपिस्टेमोलॉजी। ये भी दो शब्दों से मिलकर बना है, एपिस्टेम एंड लॉजी, यानी ज्ञान मीमांसा। तो ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत हम क्या क्या चीजें देखते हैं कि ज्ञान का स्वरूप कैसा है, नॉलेज, किसको हम नॉलेज कह सकते हैं। तो नॉलेज कहने के लिए हमें प्रमा और उसके करण यानी सोर्सेज ऑफ नॉलेज, नॉलेज एंड इट्स सोर्सेज, कि कौन कौन से सोर्स हैं जिसके माध्यम से हमें ज्ञान प्राप्त हो सकता है। या तो हम पाश्चात्य दर्शन के हिसाब से अगर हम देखें तो या तो हमें अनुभव से ज्ञान प्राप्त हो रहा है, और दूसरा स्रोत क्या है, बुद्धि यानी रीजन के बेसिस के ऊपर हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है। जो भी हमारा सेंस डेटा होता है, इंद्रियों के माध्यम से हमें संवेदन प्राप्त होते हैं, और वो संवेदन हमारे मस्तिष्क में जाते हैं, और मस्तिष्क उनको जब प्रोसेस कर लेता है और तथ्यों के रूप में हम उनको देखते हैं, तो वो ज्ञान की श्रेणी के अंदर आते हैं। यदि वो तथ्यों के अनुरूप हुए तो हम उनको वास्तविक ज्ञान कहेंगे, और अगर वो तथ्यों के अनुरूप नहीं होते हैं तो हम उन्हें भ्रामक ज्ञान की श्रेणी में या भ्रम की स्थिति के अंतर्गत हम उसको इंक्लूड करते हैं। इसी प्रकार से प्रमा और ज्ञान एक ही हम इसको मान लेते हैं। उसके जो करण है यानी जो सोर्सेज हैं, उन सोर्सेज के हम जब भारतीय परिप्रेक्ष्य के अंदर करते हैं तो प्रमाण और उसकी व्यवस्था दी गई है। प्रमा और उसकी व्यवस्था है कि जिस प्रकार से कोई भी दार्शनिक प्रमाण स्वीकार करेगा, उसी के अनुसार वो उसकी एक पूरी व्यवस्था स्थापित की जाएगी, जिसमें उसकी तत्व मीमांसा भी होगी, ज्ञान मीमांसा भी उसके अंदर सम्मिलित की जाएगी। क्योंकि जो उसके उपकरण हैं, यानी ज्ञान प्राप्त करने के जो उपकरण हैं, जो सोर्सेज ऑफ नॉलेज हैं, प्रूफ्स जिसको हम कह सकते हैं, उन्हीं के बेसिस के ऊपर वो सिद्ध करने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में ज्ञान का स्वरूप क्या होना चाहिए। जैसे कुछ दार्शनिक केवल प्रत्यक्ष को ही ज्ञान मानते हैं, यानी प्रत्यक्ष प्रमाण से जो ज्ञान प्राप्त हो सकता है उसी को वो प्रमाण की श्रेणी के अंतर्गत या ज्ञान की श्रेणी के अंतर्गत वो स्वीकार करते हैं। और प्रत्यक्ष हम किसको कहते हैं
इंद्रियार्थ सन्निकर्ष प्रत्यक्ष ज्ञान, इंद्रियों के सन्निकर्ष से यानी उसके संबंध से उत्पन्न होने वाले ज्ञान को हम प्रत्यक्ष कहेंगे। जैसे आंखों के माध्यम से हमें जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है कि हम देख पा रहे हैं, या नाक से हम स्मेल कर पा रहे हैं, या जुबान से हम टेस्ट कर पा रहे हैं, और हमारी जो स्किन है उसके माध्यम से हम क्या कर पा रहे हैं, हम टच कर पा रहे हैं, हम सेंसेशंस हमें प्राप्त हो रहे हैं, या उंगलियों के माध्यम से हम उसको ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। तो ये इंद्रियों के माध्यम से जो संवेदन प्राप्त हो रहे हैं उनको हम प्रत्यक्ष प्रमाण के अंतर्गत इंक्लूड करते हैं। उसके बाद में आता है अनुमान प्रमाण आता है कि जिसको हम डायरेक्टली इंद्रियों के माध्यम से नहीं देख पाते हैं, लेकिन परोक्ष रूप से हम उसको इंद्रियों के माध्यम से जान रहे हैं। जैसे कहीं दूर धुआं उठता, अगर आप पर्वत के वहाँ पे देखते हैं माउंटेन के पास में कि धुआं उठ रहा है, तो आप ये क्या अनुमान लगा लेते हैं कि वहाँ पर निश्चित रूप से अग्नि होगी, यानी आग जल रही होगी, क्योंकि जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि हमने पास्ट में देखी है। यानी यत्र यत्र धूम्र तत्र तत्र अग्नि, जहाँ जहाँ धुआं वहाँ वहाँ हमने अग्नि देखी है। तो ये हमारे पास्ट के अनुभव के आधार के ऊपर हम कहते हैं कि यहाँ पर निश्चित रूप से पर्वत के ऊपर हमें धुआं दिखाई दे रहा है, तो वहाँ पर अग्नि भी होनी चाहिए। तो ये एक अनुमान का एक प्रकार है, और भी दूसरे अलग अलग प्रकार हैं जिसका हम बाद में डिटेल के अंदर हम अध्ययन करेंगे। तो ये एपिस्टेमोलॉजी के अंतर्गत हम प्रमा और उसके करण का अध्ययन करेंगे, सोर्सेज ऑफ नॉलेज एंड नॉलेज इटसेल्फ। ये हम इसमें एपिस्टेमोलॉजी में इसका अध्ययन करते हैं, यानी ज्ञान मीमांसा में। और उसके बाद में तीसरी जो शाखा आती है दर्शन शास्त्र की, वो है एथिक्स, यानी नीति शास्त्र। अब ये नीति शास्त्र या एथिक्स जिसको हम कह सकते हैं, ये इथोस शब्द से मिलके बना है, जिसका अर्थ है ट्रेडिशंस, या हमारे जो कल्चरल एस्पेक्ट में जो हमारे कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस जो होते हैं, हमारे रीति रिवाज जो होते हैं, उन रीति रिवाजों का हम जब लगातार पालन करते हैं तो वो हमारे व्यवहार के अंदर आ जाते हैं, और उस व्यवहार के आधार के ऊपर हम सामाजिक स्तर के ऊपर और व्यक्तिगत स्तर के ऊपर हम अपने आचरण का मूल्यांकन करना प्रारंभ करते हैं। तो नीति शास्त्र क्या है? ये एक ऐसा दर्शन शास्त्र की एक ऐसी शाखा है जो हमें कुछ पैरामीटर्स देगी, कुछ मापदंड हमारे सामने प्रस्तुत करेगी, जिसके बेसिस के ऊपर हम क्या करेंगे, हम अपने ऐच्छिक कार्यों का मूल्यांकन करेंगे। अब ऐच्छिक कार्य क्या होते हैं? जिन्हें करने और नहीं करने के लिए व्यक्ति स्वतंत्र होता है, उनको हम ऐच्छिक कार्य कहते हैं। ठीक है, तो नीति शास्त्र हमारे सामने अलग अलग मापदंड प्रस्तुत करेगी, जिसके आधार के ऊपर हम अपने आचरण का, अपने व्यवहार का हम मूल्यांकन कर सकेंगे कि कौन सा हमारा आचरण उचित है, कौन सा आचरण हमारा अनुचित है। ठीक है, ये तो हुई हमारी कुछ शाखाएं। दर्शन शास्त्र के बारे में थोड़ा सा और हम विस्तृत रूप से डिस्कस कर लेते हैं।